किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसका इतिहास समझना बेहद जरूरी है। भारत में बदलते समय के साथ अलग अलग साम्राज्यों का प्रभुत्व देखने को मिला, जिनके समय में भारतीय कला और संस्कृति में नए आयाम बनते गए। कुछ साम्राज्य केवल कहानियां बनकर रह गए और कुछ ऐसे भी साम्राज्य थे जिनकी कला और कौशल की समृद्धता आज उनके खंडहरों से आंकी जाती है, जो अपने समय की धरोहर को आज भी संजोए हुए हैं। देखिए, अब हम लोग इस हम्पी कैपिटल का जो उनका मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, विजय विठल टेम्पल, उसमें आ चुका हूँ। यहाँ देखने के बाद बड़ी नॉस्टैल्जिया फील होती है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि बट एक कॉपलेट एक मुझे इसी पर एक खास कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई कि लुप्त हो गए सभी जिन्हें था पा करके यह बड़ा बना, यह राजनगर राजा विशाल का आज शून्य है पड़ा हुआ। वो हिंदू शासक कृष्णदेव राय के वो गौरव के दिन याद आते हैं कि जब यहाँ पर उनके गौरव दमक रहे होंगे। अब चलिए एक एक मॉन्यूमेंट से आपको परिचित कराऊंगा। मैं आपको अब एक एक मॉन्यूमेंट से वाकिफ कराता हूँ। आप इधर देखिए, अगर पूरे आप इस मंदिर के कैंपस को देखेंगे तो ये एक तरह से साउथ ईस्ट में पड़ता है। ये इनका किचन हुआ करता था। वैसे ये टेम्पल किसी एक टाइम का नहीं है, विजय विठल टेम्पल। जो विजय विठल टेम्पल है, ये एक देवता थे, विठलनाथ, आपने नाम सुना होगा। वो विष्णु के अवतार माने जाते थे और बहुत सारे पुरंदरदास संत भी इससे जुड़े हुए। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण कार्य तो बहुत सारे राजाओं ने मिलकर पीछे से करना शुरू किया था, लेकिन इसका जो मेन वर्क हुआ कृष्णदेव राय के समय हुआ। कृष्णदेव राय ने इसको मतलब कह सकते हो कि गौरव की पराकाष्ठा पर इस टेम्पल को ले जाने वाले कृष्णदेव राय। अब चलिए मैं आपको कल्याण मंडप दिखाता हूँ। देखिए कल्याण मंडप और कल्याण मंडप में क्या फर्क है। जो मंडप होता था उसमें उत्सव होता था, लेकिन जो कल्याण मंडप होता, कल्याण मंडप में एक बड़ी बात होती थी कि देवता और देवियों की शादी कराई जाती थी। तो इसका एक विशेष पर्पस होता था और यह विजयनगर के टेम्पल के साथ आवश्यक रूप से जोड़ा जाता था। चलिए इसके आप वॉल को देखिए। इसका इस टेम्पल की विशेषता हॉर्स के आकार का जो एनिमल आपको लगता है, एक विशेष एनिमल होता है, इसको याली बोलते हैं। याली, दैट इज कॉल्ड याली। इसमें बहुत सारे एनिमल्स होता है, जैसे हाथी का ट्रंक होता है और बाकी सारे एनिमल्स उसके अंग इससे जुड़े हुए हैं। जो बड़ा स्पेशल टाइप पिलर की बहुत ऊंचाई पर टच है। सो यू विल फाइंड दैट इज कॉल्ड डेकोरेटेड पिलर। इस तरह के डेकोरेटेड पिलर और इतने सारे पिलर्स बनाना, इसमें कितना श्रम और कितना धन व्यय हुआ होगा उस समय, आप इसका अनुमान करिए। यही कल्याण मंडप की जो मुख्य देहरी है, ये यही है और इसका सेंट्रल रीजन है जहाँ मैरिज सेरेमनी, जहाँ विवाहोत्सव होता है, विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इन्हीं में से एक है विजयनगर साम्राज्य के वे खंडहर जो गुजरे हुए वक्त का वैभव बता रहे हैं। विजयनगर, जिसका अर्थ है जीत का शहर, मध्य युग के इस शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण देखने को मिले, लेकिन इस साम्राज्य के शासकों ने सभी आक्रमणों का डटकर सामना किया। इसकी राजधानी को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया। यहां हमें संगम वंश, सालु वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश का शासन देखने को मिला। यहां तुलुव वंश के शासक कृष्णदेव राय को सबसे प्रतापी राजा माना गया। मुगल बादशाह बाबर के द्वारा भी कृष्णदेव राय की सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में चर्चा की गई है। विजयनगर साम्राज्य, जिसे पुर्तगाली बिस्नेगर साम्राज्य कहते थे, यह भारत के दक्कन क्षेत्र के कर्नाटक राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना 1336 में संगम राजवंश के 2 भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा की गई थी, किंतु 225 वर्षों के बाद 1565 में विजयनगर साम्राज्य को मुगलों द्वारा जला दिया गया, जिसके अवशेष आज आधुनिक कर्नाटक के हम्पी शहर के निकट पाए जाते हैं। हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसके विषय में सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था। यह तुंगभद्रा नदी के पास स्थित एक समृद्ध और भव्य शहर था, जिसमें कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाजार थे। हम्पी नाम की उत्पत्ति पंपा शब्द से हुई है, जो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। एक मान्यता के अनुसार पंपा ब्रह्मा की पुत्री और भगवान शिव की भक्त थी। पंपा ने अपने सच्चे समर्पण से शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया, जिसके तहत उन्होंने शिव से विवाह करने का विकल्प चुना। वह भगवान शिव से विवाह करने में भी सफल रहीं। जिस तट पर पंपा ने तपस्या की थी, उसे पंपा सरोवर कहा जाता है और यह विवाह आज भी पंपा और विरूपाक्ष के कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात यह स्थान पंपा क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा
और भगवान शिव पंपापति कहलाने लगे। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। दूर दूर तक फैली वादियों में यहां बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिर, पुराने महल और पुरानी इमारतें हमें प्राचीन समय में ले जाती हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित अंजनेय पहाड़ी है, जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। इन्हीं पहाड़ियों में हेमकूट पहाड़ी से विरूपाक्ष मंदिर को भी आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल विरूपाक्ष मंदिर की, जो 7वीं सदी में बनवाया गया था और इसकी अमिट छटा को देखते हुए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है। यह प्राचीन मंदिर शिव के रूपों में से एक भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जिसका अर्थ है विपरीत अक्ष वाले। इन्हें प्रसन्न विरूपाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यहां हमें अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं। इस मंदिर में शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव के दिए हुए शिवलिंग को लेकर जब रावण लंका की ओर जा रहा था तो रास्ते में रावण हम्पी में रुका, जो रामायण काल का किष्किंधा क्षेत्र कहलाता है। यहां रावण ने शिवलिंग को कुछ समय के लिए एक बूढ़े व्यक्ति को संभालने के लिए दिया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से वह शिवलिंग यहीं पर अवस्थित है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता इसका दक्षिण की ओर झुका हुआ रूप है और इस मंदिर को एक अन्य नाम पंपापति के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर के अलावा यहां के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक भगवान विष्णु को समर्पित एक विट्ठल स्वामी मंदिर है, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक अनूठा मंदिर माना जाता है। यह हम्पी के सभी मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। इस मंदिर में हमें म्यूजिकल साउंड वाले स्तंभों का समूह देखने को मिलता है, यानी पत्थरों के बने इन पिलर्स को अगर थपथपाया जाए तो तानपुरा, हारमोनियम आदि के समान अद्भुत संगीत हमें सुनाई देता है। इस मंदिर के प्रांगण में हमें एक पत्थर का रथ भी देखने को मिलता है, जो भारत के प्रसिद्ध 3 पत्थर के रथों में से एक है। देखिए चैरियट, देखिए ये चैरियट अपने आप में बहुत ही एक यूनिक टाइप का आर्किटेक्चर है। ये बिल्कुल ही लकड़ी के चैरियट के आकार का है, लेकिन आप इसे देखेंगे ये स्टोन का बना हुआ है। तो इसके जो व्हील आपको देखेंगे, ये चैरियट चलते नहीं थे, मूव नहीं करते थे। ये जस्ट इसका एक सेरेमोनियल वैल्यू था, लेकिन इसके जो व्हील है वो पहले व्हील घूमते थे, परंतु अब वो उसको फिक्स कर दिया गया। ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म की कलाकृति मानी जाती है। आप देखेंगे जब विजयनगर की जब आर्ट की बात होती है तो इस चैरियट के को जरूर सिंबलाइज, उसके प्रतीक को जरूर लिया जाता है। देखिए इस चैरियट में इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इस 50 रुपीज के नोट पर भी इसी रथ की तस्वीर है, इस रथ की छवि है। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि विजयनगर का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि कला है और इसके पूरे भारत में इसकी एक विशिष्ट पहचान बनी है। अन्य 2 रथ हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में देखने को मिलते हैं। यह रथ वास्तव में एक गरुड़ मंदिर है, परंतु इसकी सजावट एक रथ की तरह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहक माना जाता है। भारत के दक्षिण में हमें मंदिरों की द्रविड़ शैली की भव्यता एवं उसका आकर्षक रूप व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। अब हम हम्पी के एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जहां साल में केवल एक बार भगवान नरसिंह के दर्शन होते हैं, जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। नरसिम्हा का अर्थ आधा शरीर और आधा शेर माना जाता है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। यहां हम्पी में सबसे बड़ी नरसिम्हा की मूर्ति देखने को मिलती है, जो शेषनाग नामक विशाल 7 सिर वाले सांप की कुंडली पर योग मुद्रा में बैठे हैं। इनकी मूल प्रतिमा में देवी लक्ष्मी इनकी गोद में बैठी थीं, लेकिन 1565 में मुगलों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विजयनगर के पतन के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई। यह क्षतिग्रस्त हिस्सा आज छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा मिलता है, लेकिन देवी का हाथ आलिंगन मुद्रा में आज भी उनकी पीठ पर टिका है। कहा जाता है कि कृष्णदेवराय के द्वारा दक्षिण के मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम को जोड़ा गया था तथा विजयनगर के आसपास 34 नगरीय बस्तियों की स्थापना की गई, जिन्हें नागालपुरम कहा गया।
विजयनगर को रानी का स्नान और हाथी अस्तबल जैसी धर्मनिरपेक्ष इमारतों में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तत्वों को अपनाने के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहां हमें आनंद महल, मंडप, मस्जिदें, कृत्रिम जलाशय, बावरियां आदि भी देखने को मिलते हैं। इतनी समृद्ध सभ्यता होने के बावजूद विजयनगर के ये खंडहर आज उस आप बीती को दर्शाते हैं जिसने इसकी समृद्धि को समाप्त कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1565 के तालिकोटा युद्ध की। यह युद्ध राक्षस तांगरी नामक गांव के पास विजयनगर साम्राज्य शासक सदाशिव राय और अन्य दक्कन सुल्तानों के बीच हुआ था। इतिहास के पन्नों में यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक रहा है। इस युद्ध में विजयनगर की हार ने दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का अंत कर दिया। इस युद्ध को बन्नीहट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन की सल्तनतों ने हम्पी में प्रवेश कर उसे जमकर लूटा और तोड़फोड़ की, जिसके साक्ष्य आज भी हमें हम्पी के खंडहरों में देखने को मिलते हैं। गौर से देखिए, यह उत्सव मंडप कहलाता, मतलब यहाँ पर सेरेमनी और उत्सव का आयोजन होता था। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो आप इसके वॉल को देखिए, डेकोरेटेड वॉल, ये एक बहुत बड़ा फीचर है, मतलब अलंकृत स्तंभ। यह विजयनगर कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप गौर करके इसके शिखर को देखें। अगर आप नॉर्मल द्रविड़ शिखर देखेंगे तो वहां पर आपको शिखर पिरामिड नुमा दिखेगा। इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरह का शिखर दिखेगा, क्योंकि यह कर्नाटका शैली है। आप इसको वेसरा शैली से बहुत कुछ इन्फ्लुएंस पाते हैं। अब आप विजयनगर के इस इंपॉर्टेंट इस टेम्पल को भी देखिए। बेसिकली दिस इज नॉट अ टेम्पल, ये बहुत शॉर्ट है, छोटा सा है, लेकिन ये वैष्णव टेम्पल 16th सेंचुरी का है। इसका फीचर आप देखिए, इसके कुदरे गोम्बे इसको पिलर माना जाता है। जैसे इसमें आप अगर आप देखेंगे तो इसमें आप इस पिलर्स पर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको हॉर्स की छाप दिखेगी, हॉर्स घोड़े, एक दो पर आपको सिंह भी दिख जाएंगे। इसके पीछे एक आर्गुमेंट यह है कि संभवतः इसको मर्चेंट्स लोगों ने, व्यापारियों ने बनवाया था और इसलिए इन्होंने इस पर घोड़े के चित्र बनवाए, घोड़े के स्टैचू बनवाए हैं। ये वैष्णव टेम्पल है, तो लेकिन इसमें आपको वैष्णव में कहीं कोई स्टैचू नहीं दिखेगा, कोई मूर्ति नहीं दिखेगी। इसका एक स्कल्पचर का डिजाइन किया गया था, लेकिन अब वो है नहीं। लेकिन इसकी पहचान फिर भी एक वैष्णव टेम्पल के रूप में हुई। व्यूअर्स, जरा सामने देखिए, ये एक पुष्करणी है, यानी तालाब है, 7 मीटर चौड़ी है और यह विजय विठला टेम्पल के जस्ट 500 मीटर फ्रंट साइड में आप मान सकते हैं। यहाँ पर एक तेपोत्सव होता था, जो वर्ष में एक बार वो उत्सव होता था, तो जल लेने के लिए एक्सक्लूसिव इसको बनाया गया था। और यह भी अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव है। आप सामने देखेंगे तो इसका आप सामने देखेंगे, देखिए, नजर डालें तो यहाँ आपको शिखर दिखेगा, लेकिन यह शिखर भी आपको कुछ कर्नाटका शैली में दिखेगा, क्योंकि आप द्रविड़ शैली है तो द्रविड़ शैली का ही इम्पैक्ट, लेकिन द्रविड़ शैली से थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा द्रविड़ स्टाइल से, क्योंकि इसके जो शिखर है उसका थोड़ी सी ऊंचाई और इसके आप देखेंगे तो इसके बगल में डार्ट जैसा बने हुए हैं। ये म्यूजिकल पिलर हॉल है, म्यूजिकल पिलर हॉल, और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको गर्भगृह मिलेगा। मतलब टेम्पल का मुख्य गर्भगृह बहुत अंदर करके है, लेकिन उसके फ्रंट साइड में इसका म्यूजिकल पिलर हॉल बनाया गया है। ये सब आप ऊपर देखिए, डेमोलिश दिखेगा। ये हर यहाँ का जो पूरा कैंपस है उस पर चोट करके इसको डेमोलिश, मतलब इसको भग्न किया गया है, इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। ये मुस्लिम सेना के द्वारा किया गया था जब विजयनगर की हार हुई थी तालिकोटा के बैटल में, उसके बाद की घटना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।